नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, जहां केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी मुसीबत बनी है, मुसीबत बढ़ी है। बर्फबारी की वजह से तैयारियों में परेशानी आ रही है। अभी तक दूसरे चरण का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। फरवरी में दुरुस्त कर ली गई व्यवस्था, मार्च में बम्पर बर्फबारी ने एक बार फिर परेशानी बढ़ाई है। अभी बर्फ ही हटाने में कर्मचारी जो है वो जुटे हुए हैं। धाम और आसपास जमी है भारी मात्रा में बर्फ। तो केदारनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से रुकावटें पैदा हो रही हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे चरण का निर्माण कार्य अभी शुरू नहीं हो सका है। केदारनाथ यात्रा शुरू होने में 1 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में शासन प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटा है। कर्मचारी मजदूर समय पर सभी तैयारी पूरी करने को लेकर दिन रात काम में जुटे हैं। इस बीच केदारपुरी में खराब मौसम के चलते यात्रा तैयारियों में परेशानी हो रही है। कई दिन से जारी बारिश बर्फबारी से एक ओर जहां केदारपुरी में ठंड बढ़ गई है, वहीं पूरे केदारनाथ धाम में चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। केदारनाथ में असमय हो रही बर्फबारी से केदारनाथ धाम में चलने वाले दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों को भी शुरू करने में परेशानी हो रही है। पुनर्निर्माण कार्यों को करने के लिए जो मजदूर केदारनाथ भेजे गए थे, वो अभी भी धाम और आसपास के पैदल मार्ग से बर्फ हटा रहे हैं। केदारनाथ में इस साल जो हम सोच रहे थे कि बर्फबारी कम हुई है तो कामों का ये था कि जल्दी शुरू करेंगे, लेकिन हमने अपने एम्प्लॉइज को केदारनाथ में भेजा। लगभग 80 लोग हमारे केदारनाथ में हैं और हमने वहां पे काम शुरू करने का प्लान किया था, लेकिन असमय बर्फबारी होने की वजह से काम बाधित हुए हैं। इस बीच केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह किए जा रहे कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है। पहाड़ी कटिंग का कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो राजमार्ग के ट्रीटमेंट में लापरवाही भी सामने दिख रही है। केदारनाथ हाईवे पर हो रहे काम में डामर के नाम पर राजमार्ग निर्माण में अनियमितता देखने को मिल रही है। इसमें हम भी कह रहे हैं, जिलाधिकारी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रही हूँ। मेरी परसों शासन में भी इस संबंध में मीटिंग थी, तो जो NH के एक्शन है वो कह रहे हैं कि हम आपको सड़क ठीक करके देंगे 1 महीने में। अब कैसा देंगे, आपने कुंड से देखा होगा, थोड़ा काम शुरू हो गया। वो कह रहे हैं कुछ कागजों में थोड़ा सा हमें दिक्कत आ रही है कि ऊपर से NOC चाहिए, भारत सरकार का क्या चाहिए, तो उसमें जरा विलम्ब। इस बार 22 अप्रैल को 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जहां 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। वहीं 25 अप्रैल को बाबा केदार अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी के साथ टीम न्यूज स्टेट। बढ़ते आगे, नैनीताल में ऊंची पहाड़ी पर बने पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से भरे हुए हैं। पहाड़ों की खूबसूरती देखने आए सैलानियों का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग यहां पहुंचकर सेल्फी ले रहे हैं, दूरबीन से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों को देख रहे हैं, उनका नजारा देख रहे हैं। पर्यटकों ने हिमालय पर्वत के अभिभूत कर देने वाले दर्शन किए। पर्यटकों के यहां पहुंचने से स्थानीय व्यापारियों को भी आर्थिक लाभ हो रहा है। यहाँ पे मुझे नीलकंठ, पंचाचोली और नंदा देवी दिख रहे हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ पे हमें सुबह सुबह ही धूप निकल गई है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे तीनों जगह के दर्शन हो गए हैं, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। 20 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके बाद 25 अप्रैल को केदारनाथ और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। 4 धाम यात्रा से पहले 4 धाम महापंचायत के तीर्थ पुरोहित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। HDFC बैंक और मानव संस्था सेवा समाज द्वारा ये आज काफ़ी सारी जो सामग्री है राहत के समय में वो लोगों के लिए यहाँ से भेजी गई है। मैं
सबका धन्यवाद करता हूं कि जो ऐसे समय में ऐसी संस्थाएं और ऐसे संस्थान आगे आ रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि जोशीमठ शहर जल्दी जो है सारी जो पुनर्वास है लोगों का वहां पर सहायता है ठीक प्रकार से हो, व्यवस्थित तरीके से हो। बढ़ते आगे, पुलिस प्रशासन ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का अभियान चलाया है। हरिद्वार के कई क्षेत्रों में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने वालों पर यह कार्रवाई की गई है। की परीक्षा का सत्र भी चल रहा है और बहुत सारे धार्मिक त्योहार भी चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए बताया गया था। जहां पर ये चीजें थी वहीं के मौजूद लोग से उनको हटवाया भी गया, और कंट्रोल जो तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा रखे थे उनको भी बताया गया कि उसको कंट्रोल उसको चलाए, नहीं तो उनका चालान किया जाएगा। तो ये कार्रवाई खासकर देहात क्षेत्र में कुछ शिकायतें मिल रही थी, शहर में भी थी, उसको देखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चला गया। बहुत लोगों ने इसको हटाया भी है और कुछ के हमने चालान भी किया है। बढ़ते आगे, देहरादून से बड़ी खबर है, जहां G20 मीटिंग को लेकर धमकी मिली है। फोन कॉल के जरिए आयोजन न कराने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद एसटीएफ और पुलिस प्रशासन चौकन्ना हो गया है। मामले की जांच शुरू हो गई है और साथ ही साथ सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है, मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। जिस नंबर से ये धमकी आई थी, वो कहां से धमकी आई, किसने धमकी दी, इसको लेकर उसे ट्रेस किया जा रहा है। आपको बताएं कि कल से उत्तराखंड में G20 जो मीटिंग है वो शुरू होने वाली है और इसी मीटिंग को लेकर धमकी दी गई है। दरअसल एक फोन कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि आयोजन ना कराया जाए, और इसके बाद इस धमकी भरे कॉल के मिलने के बाद एसटीएफ और पुलिस प्रशासन दोनों ही चौकन्ना हो गए और मामले की जांच शुरू हो गई है। रामनगर में G20 समिट होना है और उससे पहले ही ये धमकी मिली है। फोन कॉल के जरिए धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। जिस नंबर से फोन आया था उसको ट्रेस किया जा रहा है। कहां से ये फोन किया गया था, किसने ये फोन किया, उसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल अपडेट यही है कि कल G20 समिट होना है रामनगर में, और उससे पहले एक फोन कॉल आता है जिसको ट्रेस करने की शुरुआत पुलिस प्रशासन के द्वारा शुरू की जा चुकी है। साथ ही साथ एसटीएफ और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कल रात UAPA दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तहत जो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस का गुरु पन्नू का एक रिकॉर्डेड मैसेज जो है मीडिया एवं अन्य लोगों का प्राप्त हुआ है। एसटीएफ जो है इसमें जांच कर रही है। अभी ये जांच में प्राथमिक तौर पे ये पता चला कि ये स्पूफ नंबर से जो है ये कॉल जो है रिकॉर्डेड कॉल जो है सभी को कुछ लोगों के पास भेजा गया है और इसका जांच जो है एसटीएफ अभी कर रही है। ऐसा लगता है कि ये जो है अभी G20 का जो इवेंट होने वाले रामनगर में उसको लेकर एक पब्लिसिटी गेन के लिए ये काम किया जा रहा है। और उत्तराखंड पुलिस जो है पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है और तथा इस टाइप का लोगों को जो भी मकसद है उसका पूरा होने नहीं देंगे और सुरक्षा का पक्का इंतजाम है। और जो है हमारा वरिष्ठ अधिकारी जो है रामनगर और उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में जो है ब्रीफिंग रिहर्सल करके फोर्स को काफी सेंसिटाइज कर रखे हैं। अभी जो इनपुट आई है जो कॉल्स रिसीव हुए इसी संबंध में भी फोर्स को सेंसिटाइज करके और सतर्कता का जो है और बढ़ा दिया जा रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर, जहां G20 मीटिंग की धमकी पर सीएम धामी बोले हैं। बैठक को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। मैं भी कल से कैंप करूंगा, सीएम धामी ने ये बयान दिया है। G20 की बैठक जो है वो कल से शुरू हो रही है। रामनगर में G20 समिट होगा। उससे पहले एक धमकी मिलती है कि आयोजन ना कराया जाए। उसके बाद सीएम धामी को इस बात का पता चलता है और सीएम धामी खुद कहते हैं कि मैं भी कल से कैंपेन करूंगा। सुरक्षा चाक चौबंद है। पुलिस को पूरी तरह से निर्देशित कर दिया गया है। हमारा पूरा होम डिपार्टमेंट, हमारा पूरा पुलिस मुख्यालय, हमारे सारी सी एजेंसियां उसको पूरी तरह से देख रही हैं और एक एक गतिविधि पर सब पर नजर है। सारा G20 का सम्मेलन अच्छा होगा और संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रशासनिक रूप से सुरक्षा की दृष्टि से हर दृष्टि से वहां पर कर ली गई हैं। मैं भी कल से वहीं कैंप करूंगा।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ किशोर रावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। किशोर से समझते हैं। किशोर, सबसे पहले बताइए कि इस फोन कॉल कहां से किया गया था, इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या धमकी मिली है, और साथ ही साथ ये भी जरूर क्लियर करेगा कि फोन कॉल था या फिर कोई वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि एक फोन कॉल जो था वो एक नंबर से आया, लेकिन वो रिकॉर्डेड था। जिस तरीके से चुनावों में नेता यूज करते हैं फोन कॉल रिकॉर्ड करके भेजते हैं, उस तरीके से रिकॉर्डिंग थी। इस पर अलग अलग 2 नंबरों से आया और कई इसमें जर्नलिस्ट को और कई नेताओं को भी कॉल आया था। उसमें पुलिस जांच कर रही है। एक प्रतिबंध संगठन है, उसके नाम लिया गया और उसमें एक व्यक्ति इसमें अलग अलग बातें कह रहा था। वो यहाँ तक कि धमकियां दे रहा था G20 को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर कि नहीं कराना चाहिए, हमारे अगर उसमें कोई मुकदमे दर्ज होते तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में STF ATS की टीमें लगा दी गई है, अलग से वहां पे पुलिस की बटालियंस भी लगाई गई है, क्योंकि G20 काफी महत्वपूर्ण है समिट और काफी देशों के यानी 20 देशों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंच रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए है क्योंकि यहाँ वैज्ञानिक सलाहकार और कई सलाहकार जो राष्ट्राध्यक्षों के हैं वो इसमें पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसको बड़ा सीरियसली लिया है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है इस पे बिल्कुल सख्त कार्रवाई करें। जो इस तरीके की अगर भ्रम फैला रहा है या फिर पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है या फिर अलग उसका कोई मकसद है, उसका खतरनाक मकसद है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने भी इस पे लगातार वहां पर बैठकें की है पूरे एरिया को। सबसे बड़ी बात है, पूरे एरिया में कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसी चीजें ना घटित हो, इसके लिए फोर्स लगाई गई है, STF लगाई गई है, ATS के जवान लगाए गए हैं, कमांडोज लगाए गए हैं। दूसरी बात यह है कि 28 तारीख से बैठक शुरू हो रही है। इस बैठक में कई चीजें महत्वपूर्ण रहेंगी और उत्तराखंड जैसे छोटा राज्य है उत्तराखंड, लेकिन 3-3 बैठकें यहाँ पे मिली, ये अच्छी बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया है। अब ऐसे में ये जो कॉल आती है, इस कॉल के बिल्कुल सीरियसली लिया गया है। इस कॉल में जो भी तथ्य है, इस कॉल को अभी तक पता नहीं लगा, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये उधम सिंह नगर के जो जिला है उसी में से कहीं रिकॉर्डेड करके ये भेजी गई है। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे कारण ढूंढे जा रहे हैं। पुलिस ने पूरे उधम सिंह नगर में जहां जहां संभावित और शक है कि इस जगह से कॉल है, उन लोगों को डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और जिस नंबर से ये 2 नंबरों से आई है उनकी डिटेल उन कंपनी वालों से मांगी जा रही है कि आखिर ये रिकॉर्डेड जो कॉल है इस कंपनी के कहां से आई है। अक्सर ये होता है कि रिकॉर्डेड कॉल बाहर से भी भेज दी जाती है और फेक कॉल करके सिर्फ ये बताया जाता है कि उत्तराखंड से या फिर इस राज्य से, लेकिन ज्यादातर ऐसी कॉलें दूसरे देशों से भेजी जाती है। तो ये पूरी जांच चल रही है पुलिस की। जी किशोर, आपने बात की कुछ लोगों को डिटेन किया जा रहा है, उनको लेकर क्या जानकारी है, साथ ही साथ उनसे अब तक क्या इनपुट पुलिस को मिला है? देखिए, पुलिस के पास जो भी अपने पक्के सूत्र मिलते हैं या खुफिया एजेंसियों के इंटेलिजेंस मिलती है, पुलिस अपने हिसाब से काम करती है। संभवतः जिन इलाकों से इस तरह की गतिविधियां, इससे पहले भी कई कॉल आ चुकी थी और पहले भी इस तरह की धमकियां दी गई थी, तो जिन लोगों पे अगर शक होता है पुलिस उनको पूछताछ करती है। और चूंकि जिन जगह से कॉल आई है, सबसे बड़ी बात कॉल का सोर्स क्या था, कॉल कहां से आई है, इस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और संभवतः जिन लोग ने ये कॉल रिकॉर्ड की है वो भी इसमें किस तरीके से शामिल है, उनके मकसद क्या था, और जिसने ये शब्द बोले लंबा, इसमें 2 भाषाओं में अंग्रेजी समझना चाहेंगे कि उस धमकी भरे रिकॉर्डिंग में क्या था, क्या धमकी दी गई, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, वो जरा हमारे दर्शकों को आप बता पाए। देखिए, इसमें पन्नू नाम का एक व्यक्ति है, वो अपने आप को बताता है कि वो सिख फॉर जस्टिस प्रतिबंध संगठन का लीडर है और वो उसने मुख्यमंत्री को भी धमकी दी है और ये भी कहा है कि हम उस जगह पे झंडे लगाएंगे और अपने एयरपोर्ट हो गया, जो हेलीपैड्स हो गए, वहां पर वो अपनी चीजें बता रहा है कि ये हमारा इलाका है। तो अब ऐसे में ये अचानक से उठ के ये चीजें बता रहा है और एक लंबा वॉइस है इसमें, चूंकि कई जर्नलिस्ट को आई और कई नेताओं को आई है और 2 नंबरों से अलग अलग आई है। अब ऐसे में ये आखिर वजह क्या रही है, आखिर ये जर्नलिस्ट को क्यों बताना है? अगर उनका कोई मकसद है तो इसमें बहुत सारे उनके पास तरीके हो सकते हैं, लेकिन जर्नलिस्ट को बताना, उन्हें ये पता है कि जर्नलिस्ट को बताएंगे तो जर्नलिस्ट जाहिर सी बात है इसको प्रमुखता देंगे। लेकिन पुलिस को सभी जिन जर्नलिस्ट के पास ये कॉल आई थी उन्होंने पुलिस को वो रिकॉर्डिंग भेजी
भेजी है, इवन की ये चीज बताई कि हमें इस नंबर से कॉल आई है। अब ऐसे में पुलिस ने वो दोनों ही चीजों पे ध्यान दिया है और आखिर ये जो वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस के पास कई रिकॉर्डिंग्स है, पुलिस मैच कर रही है कि ये व्यक्ति वही है जो इससे पहले भी धमकी दे चुका है या फिर इसका मकसद कुछ और है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग जो पुलिस के पास इससे पूर्व में जो धमकियां आई थी, और ये भी कहा जा रहा है ये धमकी पहले भी दे चुका है, तो ऐसे में वॉइस मेल की जा रही है, चेक की जा रही है, मैच की जा रही है कि आखिर ये व्यक्ति है। फिर दूसरी बात पुलिस की जांच ये है कि आखिर इसका मकसद क्या था, और ये जो 2 नंबर से आए हैं, इन 2 नंबर को कहां किसके नाम से, तो पुलिस की जो जांच चल रही है इसमें एडीजी लेवल के बड़े अधिकारी इसमें जांच कर रहे हैं। खुद जगह जगह जहां पर ये संभावित है पुलिस ने बैठकें की है और इंटेलिजेंस को ये बोल दिया गया है कि इस जगह पर जाकर अगर उनको कोई सोर्स मिल रहा है तो उस पर जाके जांच की जाए और पता किया जाए आखिर ये जो कॉल आई है इसका मकसद क्या था। क्योंकि मकसद बहुत सारे, एक तो पब्लिसिटी भी चाहता है कोई आदमी की पब्लिसिटी हो जाए, लेकिन अगर इस तरीके से धमकी देते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी दी जाती है, G20 में खलल डालने के लिए धमकी जाती है, एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि डेलीगेट्स आ रहे हैं, बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं, और ये देश का भी, राज्य के साथ देश का भी एक सम्मान है कि बड़े डेलीगेट कि 70 विदेशी मेहमान होंगे, 30 भारतीय अधिकारी होंगे और इस बीच एक धमकी मिलती है। तो क्या सुरक्षा को लेकर किसी तरह का खतरा, साथ ही साथ सुरक्षा को लेकर क्या जानकारी, कितनी चाक चौबंद, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है और वो खुद कैंपेन करेंगे। बिल्कुल, इसकी क्योंकि G20 जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को 3-3 बैठकें दी है, तो G20 काफी महत्वपूर्ण है, इसके लिए बजट भी पास किया गया। अब सुरक्षा की बात है, क्योंकि 100 से ज्यादा डेलीगेट्स है, इसमें भारतीय अधिकारी भी रहेंगे, इसमें विदेशी अधिकारी भी रहेंगे, डेलीगेट्स रहेंगे, मुख्यमंत्री खुद वहां रहेंगे, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में पूरे इलाके को एक तरह से सीज कर दिया गया है, बाहर से आने वाले लोगों पर कड़ी निगाहें रखी जा रही है, और जहां पे ये कार्यक्रम होना है उसके 100 से 150 मीटर तक पुलिस की छावनी बना दी गई है। वहां पर ATS है, वहां पर PSC है, वहां पर STF के कमांडोज है, और यहाँ पर जो उत्तराखंड के कमांडो फोर्स है गुलदार, वो भी वहां पर मौजूद है। और क्योंकि रामनगर का क्षेत्र आधा जंगल का पड़ता है, जहां पे ये रिजॉर्ट है, जहां पे ये बैठक होनी है, उसके पीछे कोसी नदी पड़ती है, रामगंगा कोसी नदी पड़ती है, वहां पर पूरा उस इलाके तक रात दिन चौकिंग की जा रही है। हर संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, अगर किसी पे भी शक हो रहा है उसे तुरंत डिटेन किया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और जहां पर अगर बात करें, ये कार्यक्रम की बात करें, उसके आसपास के इलाके को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया और पुलिस वहां पर भारी मात्रा में है। ठीक है किशोर, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो अब ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि 28 से 30 मार्च तक जो सम्मेलन चलेगा उसमें क्या कुछ रहने वाला है। दरअसल रामनगर में G20 समिट होने वाला है। 28 से 30 मार्च तक यह सम्मेलन चलेगा, जिसमें 70 से विदेशी मेहमान और 30 भारतीय अधिकारी शामिल होंगे। वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक में कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 13 देशों के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। समिट में कई वैश्विक संस्थाएं जो हैं वो भाग लेते हुए नजर आएंगी। संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी शामिल होगा। भारत विकास, जलवायु, तकनीकी परिवर्तन समेत 6 बिंदुओं पर जो है इसमें चर्चा की जाएगी। बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। अधिकारियों के साथ 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती जो है वो की गई है। तो मंगलवार से रामनगर में G20 की बैठक होने जा रही है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक को लेकर शासन प्रशासन अलर्ट पर है। बैठक को लेकर राजकीय महाविद्यालय के सभागार में IG कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था के मसले पर चर्चा की। साथ ही पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिया। G20 बैठक को लेकर शहर में 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। से यहाँ पर जो है रामनगर में जिम कॉर्बेट में जो है जो G20 का 3 दिवसीय सम्मेलन होना है, इसके लिए आज जो है पूरा ब्रीफिंग यहाँ रामनगर में की गई है और इनको पूरा इनके ड्यूटी पॉइंट्स, इनके जो साजो सामान और सब चीजों से जो है इनको ड्यूटी में इनको क्या करे क्या ना करे इसके बारे में भली बात ही ब्रीफ करा दिया गया है। सारे अधिकारी कर्मचारी, आज हमारे जो है 1000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी यहाँ है। है कुछ कंटिजेंसी रूट है, कुछ और अन्य प्रॉब्लम्स वगैरह है, हमारे यहाँ कई इश्यूज है, उससे भी इनको सेंसिटाइज करा दिया गया है और इनको बता दिया गया है कि इसमें 0 टॉलरेंस वाली ये ड्यूटी होगी, जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पूरी सख्ती से जो है विनम्रता से ये ड्यूटी करनी है
और जो है ये सम्मेलन शांतिपूर्वक जो है एक अच्छे से होगा यहाँ पर। रामनगर में मंगलवार से होने वाली G20 बैठक को लेकर आसपास के जिलों में भी प्रशासन अलर्ट पर है। उधम सिंह नगर में पुलिस प्रशासन G20 बैठक को लेकर शहर में कई जगह फ्लैग मार्च निकाला है। बाजपुर सीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम ने फ्लैग मार्च को लेकर लोगों से खास अपील की, साथ ही सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को तुरंत हटाने का निर्देश दिया। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है। ये रूट के दोनों तरफ जो आवासीय भवन हैं, व्यावसायिक भवन हैं, इनकी छतों पे वैसे तो रूफटॉप ड्यूटियां भी लगी हैं, लेकिन उसके लिए फिर भी यह है कि उसमें निगरानी की गई ड्रोन कैमरे से। ये प्रतिदिन की जाएगी, छतों पे नजर रखेंगे ताकि कोई अवांछनीय तत्व किसी छत का इस्तेमाल न करे। फ्लैग मार्च निकाल के अपील ये की गई है कि जो वीआईपी रूट है इसको साफ रखेंगे सभी लोग। जो अतिक्रमण वगैरह था, अस्थायी अतिक्रमण, वो सब हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो बाजार के लोग हैं या खरीदारी करने आते हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके लिए 3 पार्किंग हमने बनाई है। लोग उन पार्किंगों का इस्तेमाल करें खरीदारी करते समय और व्यापारी लोग दुकान में आने व जाते समय। रामनगर में G20 की कल से शुरू होने वाली बैठक को लेकर आज पुलिस प्रशासन ने पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर कार्यक्रम स्थल तक मॉक ड्रिल किया और सुरक्षा का जायजा लिया। आपको बता दें कि G20 बैठक में आने वाले डेलीगेट्स मेहमान जिन वाहनों से बैठकर एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल आएंगे, उन वाहनों की फ्लीट का मॉक ड्रिल किया गया है। तो G20 की बैठक की तैयारी तेज है और इसको लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है। कल से ये बैठक शुरू होगी, 28 से 30 मार्च तक बैठक जो है होगी। उससे पहले मॉक ड्रिल किया गया है। जिन वाहनों से जो विदेशी मेहमान हैं, जो डेलीगेट्स हैं, वो आएंगे, वो एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल कैसे आएंगे, वो पूरा एक मॉक ड्रिल के जरिए समझा गया है, मॉक ड्रिल किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि से उत्तराखंड के किसानों को भारी नुकसान हुआ है। कई किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई, जो अब सियासी मुद्दा बन गई है। किसानों की फसल बर्बाद होने के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने सरकार पर निशाना साधा। यशपाल आर ने कहा कि सरकार को G20 के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, जबकि अन्नदाता बर्बाद हो गया है। तो नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान हुआ, फसल बर्बाद हुई है। एक तरफ G20, दूसरी तरफ किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाते हुए नजर आए। कि सूखे की चपेट में पहले प्रदेश के किसान बागवान रहे हैं, अब बारिश की मार से गेहूं की फसल, जो हमारे बागवानों की जो फल हैं, वो सब सब्जियां हैं, वो सब तबाह हो चुकी हैं। लेकिन सरकार इस तरफ तो सुध ले नहीं रही है, न कोई सर्वे हो रहा है। हाँ, G20 में ये लोग लगे हुए हैं, मेहमानों के अवभक्त में लगे हुए हैं, और यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान सड़कों पर उतरने को बाध्य है। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन का अभियान जारी है और आज भी धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। हरिद्वार के पथरी और सिडकुल क्षेत्र में अभियान चला है। मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर हटाए गए। रामनवमी और बोर्ड परीक्षा को लेकर ये फैसला लिया गया है। हरिद्वार में पुलिस प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से जो लाउडस्पीकर लगे थे, उन्हें हटाया गया है। बोर्ड परीक्षा को लेकर यह फैसला देखने को मिला। हरिद्वार के पथरी और सिडकुल क्षेत्र में अभियान चला है, जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों से लाउडस्पीकर हटाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाउडस्पीकर हटाते हुए मस्जिद से तस्वीर सामने आई है। मंदिर की यह तस्वीर जहां लाउडस्पीकर से हटाया गया लाउडस्पीकर। रामनवमी और बोर्ड परीक्षा को लेकर यह फैसला लिया गया है। भी चल रहा है और बहुत सारे धार्मिक त्योहार भी चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए उसको कंट्रोल करने के लिए बताया गया था। जहां पर ये चीजें थी, वहीं के मौजूद लोग से उनको हटवाया भी गया और कंट्रोल, जो तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगा रखे थे, उनको भी बताया गया कि उसको कंट्रोल उस पर चलाए, नहीं तो उनका चालान किया जाएगा। तो ये कार्रवाई खासकर देहात क्षेत्र में कुछ शिकायतें मिल रही थी, शहर में भी थी, उसको देखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में अभियान चला गया। बहुत लोगों ने इसको हटाया भी है और कुछ के हमने चालान भी किया है।
हमेशा की तरह इस बार भी राजधानी देहरादून में डीएम का जनता दरबार लगा और इस मौके पर डीएम सोनिका ने लोगों की फरियाद सुनी, अधिकारियों को जल्द समाधान का निर्देश दिया। आज अधिकतर शिकायतें घरेलू हिंसा के साथ साथ बिजली, पानी और सड़क से जुड़ी थी। एक और जहां राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का काम जोरों पर है, वहीं जगह जगह अतिक्रमण की मार से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सब्जी मंडी से लेकर कई इलाकों में दुकानदार, व्यापारियों की तरफ से अतिक्रमण किए जाने से राहगीरों का सड़कों पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अतिक्रमण के चलते शहर में जगह जगह जाम की स्थिति बन गई है। बागेश्वर से बड़ी खबर है, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुआ का आतंक देखने को मिला है। तेंदुए ने पालतू जानवर का शिकार किया है। सीसीटीवी कैमरे में वीडियो कैद हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सर्च अभियान में वन विभाग की टीम जुटी है। हरिद्वार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। यह वीडियो एक बाघ का है जो रिहायशी इलाके में घूम रहा है। हैरानी की बात यह है कि जिस इलाके में यह बाघ दिखा है वो राजाजी टाइगर रिजर्व से सटा रेंज है और इस रेंज में टाइगर पाए ही नहीं जाते हैं। बाघ का नाम सुनकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं और यही बाघ अगर किसी रिहायशी इलाके में पहुंच जाए तो वहां के लोगों की हालत खराब हो जाती है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो उत्तराखंड के हरिद्वार का है, जिसमें दिख रहा है बाघ एक रिहायशी इलाके में घूम रहा है। वायरल वीडियो भेल क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई है। हरिद्वार का ज्यादातर इलाका राजाजी टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है, जिसके चलते जंगली जानवर अक्सर रिहायशी इलाकों में घुस आते हैं। वीडियो में टाइगर रिहायशी इलाकों के पास से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पास में मकानों में मोर भी नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे इस रेंज में टाइगर नहीं पाए जाते हैं। रिजर्व के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। फिलहाल वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों में सनसनी का माहौल है। न्यूज स्टेट इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में अभी के लिए बस इतना है।